आज नहीं 20 साल बाद देखना पहाड़ जगमगाएगा, पहाड़ फर्स्ट क्लास होटल होंगे, फर्स्ट क्लास वहाँ पे ये जितने टूरिस्ट रहेंगे, लेकिन हम नहीं रहेंगे, पहाड़ के लोग नहीं रहेंगे, बाकी सब रहेंगे। 9 तारीख को 9 नवंबर को स्थापना दिवस होता है और आपने किन्हीं कारणोंवश आपने 8 तारीख को मनाया पुलिस लाइन में। मतलब आपने अपने स्थापना दिवस को इसलिए पोस्ट पहले बना दिया क्योंकि 9 तारीख को आप प्रधानमंत्री जी FRI में आ रहे थे। तो मतलब इससे आपको संवेदनशील दिखता है कि आप अपने राज्य के प्रति कितने संवेदन हो कि हमारा स्थापना दिवस 9 तारीख को मनाया जाता है, तो आपको 9 तारीख को मनाना चाहिए। और ये भी बहुत स्पष्ट कह दूँ, ये किसी की देन नहीं है, ना ये भाजपा की देन है, ना ये कांग्रेस की देन है, ये यहाँ की जनता की देन है। होना चाहते थे कि हम चाहते थे हमारा एक छोटा सा राज्य हो, मूलतः पहाड़ी, उस टाइम तो यही था कि मूलतः पहाड़ी राज्य हो, इसमें कोई वो नहीं है कि हम चाहते थे। वो बात अलग है कि तुमने ज़बरदस्ती हमें हरिद्वार भी थोपा, ज़बरदस्ती तुमने हमें उधम सिंह नगर भी थोपा, ना वो चाहते थे हमारे साथ मिलना, ना हम चाहते थे। कांग्रेस के हाथों में दिया है, जिस टाइम राज्य आंदोलन हो रहा था आपने कांग्रेस के हाथों में इसको उनके लीडरशिप में आया, जबकि क्षेत्रीय पार्टी को ही इस आंदोलन को पूरा क्षेत्रीय पार्टी को लड़ना चाहिए था और क्षेत्रीय ही पार्टी को यहाँ आना चाहिए। मैं ये मतलब ये भी कहूँगी कि यूपी के टाइम पे बहुत उत्पीड़न नहीं हुआ जितना आज पुलिस प्रशासन इस सरकार का उत्पीड़न है। आप ये कहना चाहते हैं कि उत्तराखंड राज्य के दौरान जो राज्य के लिए आंदोलन कर रहे थे उनका वो उत्पीड़न नहीं हुआ जो वर्तमान की सरकार ने अब उत्पीड़न मतलब नमस्कार, पहाड़नामा के इस नए एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारे साथ हैं उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दौरान सक्रिय निर्मला बिष्ट जी, और आपका हार्दिक स्वागत है हमारे इस मंच पर। और मैं चाहूँगा कि हम कार्यक्रम प्रारंभ करें। इससे पूर्व आप थोड़ा सा अपना एक संक्षिप्त सा परिचय कि आप कहाँ से आती हैं और उत्तराखंड आंदोलन से आपकी जो जुड़ाव किस प्रकार हुआ, इस पर थोड़ा सा एक। मैं निर्मला बिष्ट हूँ और वैसे मूलतः हम पहाड़ से हैं, पौड़ी की रहने वाली हूँ, लेकिन बहुत सारी पीढ़ियों से हम देहरादून में रहे। देहरादून में हमने शिक्षा ग्रहण करी और शादी के बाद में पंजाब चली गई थी, लेकिन बच्चे जब बहुत छोटे थे 2-3 साल के, तो मैं देहरादून आ गई थी 92 में, 92 में देहरादून आई और 94 में उत्तराखंड मूवमेंट चला। जबकि मैं एक बहुत साधारण सी हाउसवाइफ रही, कभी मतलब किसी आंदोलन में मेरा कोई हिस्सेदारी भागीदारी नहीं रही। लेकिन जैसे उत्तराखंड मूवमेंट शुरू हुआ तो हम लोगों ने भी क्योंकि मैं सरस्वती विहार में रहती थी, तो हम लोग सब उस रैली में गए। और रैली में पहली रैली में हम 17 अगस्त को गए थे, जब सुशीला बलूनी जी धरने में बैठी थी, 17 अगस्त 1994 को। और लेकिन इसमें पूरे महिला मंच में बहुत अहम भूमिका, वैसे हम कमला पंत जी को इसलिए मानते हैं कि उन्होंने संगठन को का निर्माण किया है। और उस टाइम प्रगतिशील महिला मंच था, प्रगतिशील महिला मंच शायद 91-92 से काम कर रहा था, लेकिन हम नहीं थे उसमें। हम 94 से ही प्रगतिशील महिला मंच में आए और पूरा प्रगतिशील महिला मंच के तहत हमने दिसंबर तक वो आंदोलन, इसी के नाम से हमने आंदोलन किया। चाहे वो हमारी 31 अगस्त की बहुत महा रैली, लाख की जनता रही हो, जिसमें लाखों की संख्या में, पत्रकारों ने ये लिखा था कि लाख की जनता थी, लेकिन उसमें क्योंकि कमला पंत जी का इसलिए ज़्यादा रोल रहता है कि उन्होंने बहुत मोहल्ले मोहल्ले में और हर जगह जाके बैठकें करी, और हमारे मोहल्ले में भी वही लोग आए थे बैठक करने के लिए, और इसलिए हमारा उनके साथ जुड़ा रहा, प्रगतिशील महिला मंच हवाले रहा। लेकिन 2 अक्टूबर को जब हम मुजफ्फरनगर जा रहे थे और रास्ते में तमाम हादसे होते गए, चाहे मोहंड में रहा हो, चाहे हर जगह पे जहाँ पे आगजनी भी हुई हो, रोका भी गया है, लेकिन मुजफ्फर रामपुर तेराय में हमें पूरा रोक दिया गया। और जो गोलियाँ चली सुबह, और उसके बाद हम लोगों ने हाथ खड़े करके हम लोगों का धरने में बैठना, और पूरा सीन, यदि मुजफ्फरनगर के सीन को याद करें तो आज भी मतलब हमारे रोंगटे खड़े होते हैं कि वो कैसा सीन था जब पूरी फोर्स थी, इधर से गोलियां चल रही थी, हमारे बच्चे को गोलियां लगी थी, कोई गाड़ियों में जा रहे थे उनको लेकर के एम्बुलेंस में, कोई किसी हॉस्पिटल में। ये तमाम जो सीन थे ये हमारे आँखों में आज भी आते हैं, तो हमें बहुत अजीब इसलिए लगता है कि राज्य बनने के बाद भी जो आज हर्ष हो रहा है। लेकिन जब नवंबर में प्रगतिशील महिला मंच और नैनीताल में के संगठन ने जब ये तय किया कि हमें
अलग अलग संगठन, अलग अलग नाम से आंदोलन नहीं करना चाहिए। इस आंदोलन को हमें एक बैनर के नीचे लड़ना चाहिए। तो हम तमाम उस 8-9 जिले जितने थे उनमें सभी महिला संगठन जो उस टाइम अपने अपने बैनरों पे काम कर रहे थे, उनके एक धरना, एक मतलब बैठक नैनीताल में नवंबर में रखी गई 15 तारीख को, और 2 दिन की वो बैठक थी। उसके बाद एक रैली थी और उसी में नाम तय किया गया। बहुत डिस्कस के बाद, बहुत बहसों के बाद तो उसका नाम उत्तराखंड महिला मंच रखा, लेकिन स्थापना नहीं हुआ आगे। स्थापना हमने देहरादून में दिसंबर 18, 19, 20 3 दिन का हमारा 3 दिवसीय हमारा रेस कोर्स, जो बारात घर, आज बारात घर उस टाइम बोलते थे, अब तो वेडिंग पॉइंट बन गया है, वहाँ पे हमारा 3 दिन का धरना था। और वहाँ का भी हादसा यदि हम बताएं तो जैसे कह रहे हैं कि हादसे कैसे, रात को शायद श्रीनगर में 19 तारीख की रात को शायद श्रीनगर में कोई हादसा हुआ था। तो ये हम लोग सब बैठे हुए थे क्योंकि नए नए सभी लोग आंदोलन में आ रखे थे। पुलिसों से सबको भय लगता ही था, नई नई महिलाएं थी, हाउस वाइफ थी सारी महिलाएं, और कहा कि पुलिस हमें धर पकड़ करने आ रही है बारात घर में। तो पूरे लोग, कोई बाथरूम में छिप गए, कोई किचन में जाके छिप गए, कोई मतलब इधर उधर, सब इधर उधर हो गए। और क्योंकि ये हल्ला मचा कि कर्मचारियों को भी उठा के लेके जा रहे हैं। और 20 तारीख महिला मंच का जब गठन हो रहा था उस बैठक के दौरान, उस बैठक की रात को ये हुआ। और फिर हमारी एक महारैली निकलना, और उसी दिन हम लोगों ने उत्तराखंड महिला मंच की स्थापना करी और उसका नाम घोषित किया। और उस दिन से लेकर के, क्योंकि मुजफ्फरनगर के बाद आंदोलन बहुत थोड़ा स्थिर भी पड़ गया था जी, 2 अक्टूबर के बाद। 2 अक्टूबर के बाद, क्योंकि 3 अक्टूबर को जब हम 2 अक्टूबर की रात को हम यहाँ पहुँचे, तो 3 अक्टूबर को जब पोलू की डेड बॉडी लेके जा रहे थे, धर्मपुर से लेके जा रहे थे, और हम भी सब धर्मपुर में इकट्ठा हो गए थे। और प्रिंस चौक में जो हादसा होना, किसकी डेड बॉडी का आपने? पोलू की, रविंदर रावत। रविंदर रावत, हाँ, पोलू उसको अच्छा, पोलू उनका घर का नाम है। तो उसकी डेड बॉडी प्रिंस चौक में पुलिसों का डंडा चलाना, उसकी डेड बॉडी को नीचे रखना, और उसी टाइम हम लोगों ने, उत्तराखंड महिला मंच ने डीएम कार्यालय में आके धरना देना, और उसी टाइम कर्फ्यू लगना 3 तारीख को। और कर्फ्यू सबके लिए एक बहुत अचंभा की बात थी। मैं इसलिए उसको अचंभा नहीं सकती कि मैंने 84 में पंजाब में भी कर्फ्यू देखा हुआ था, इसलिए मुझे ज़्यादा घबराहट नहीं हुई। लेकिन आम महिलाओं को बहुत घबराहट होगी, कर्फ्यू क्या चीज़ है, और हमारा धरने में बैठना डीएम कार्यालय के बाहर। पंजाब कितने समय तक रही थी आप? मैं 84 के में हुई थी। 84 से 92 तक? हाँ, 92 तक मैं हुई थी, 92 में यहाँ आ गई थी। फिर कर्फ्यू लगना, फिर धरने से फिर उठ के सब लोगों को घर भेजना कि अब कर्फ्यू लग गया है। तो उसके बाद यहाँ पे दून अस्पताल में लोगों को खाना पहुँचाना। फिर हमारे साथ के लोगों ने, एक लड़का जो वहीं पे मुजफ्फरनगर में, जिसका हाथ मतलब पैर में चोट लगी, उसको चंडीगढ़ लेके जाना, कर्फ्यू पास का मिलना, चंडीगढ़ लेके जाना, ये तमाम उन दिन मतलब ये उन दिनों के रही। लेकिन उसके बाद थोड़ा सा स्थिर पड़ा आंदोलन, थोड़ा सा लोगों के मन में भय भी रहा, डर भी रहा कि सरकारी डंडे के जोर पर कर्मचारियों की वापसी हो चुकी थी। और 42 शहादतें होना, और यंग बच्चों की शहादतें होना, महिलाओं के मसूरी में शहादत होना, तो ये तमाम थे। लेकिन उसके बाद भी आंदोलन में लोग भी धीरे धीरे, फिर जब थोड़ा सा डर कम होता है, लोग बाहर निकलते रहे। और उससे पहले सितंबर में एक रैली का निकलना, जिसमें एक तरफ से समाजवादी पार्टी की रैली का निकलना और एक तरफ से हमारी रैली का निकलना, वो 21 सितंबर की बात है। वो भी एक बहुत बड़ा 21 सितंबर 1994 को वो भी एक बहुत बड़ा वो था कि कहीं कोई हादसा ना हो जाए। भाई पूरी महिलाएं थी, उधर से उनके पूरे समाजवादी पार्टी का अपना पूरा एक लक्ष्य का रैली लेके जा रहा था। तो ये इन तमाम चीज़ों से निकल करके फिर दिसंबर में जब स्थापना हुई, तो उसके बाद पूरे आंदोलन, चाहे वो ट्रेन रोकना हो, चाहे अजयपुर में मेन रोड में, हमारा अजयपुर में जो पहला फाटक होता है, वहीं पे हम गाड़ी को, खासकर शताब्दी को हम रोक लेते थे। स्टेशन में हमने ट्रेनों को रोका है कितने कितने घंटे तक। और मसाल जुलूस का निकलना, और व्यापार को बंद करना, चक्का जाम कराना, मतलब बहुत संघर्षों से लोगों ने, ख़ास तौर पे महिलाओं के लिए इसलिए कहा जाता है कि 80% महिलाओं की भागीदारी थी। इसलिए भी थी कि वो शायद हमारी भी, मतलब मैं अपने लिए भी कहूँ तो मेरी भी इसलिए भागीदारी थी, सोचते थे एक तो हमारा नाम होगा, मतलब हमारी एक पहचान है,
कि हम यूपी से हट के उत्तराखंड में, अगर हम उत्तराखंडी कहलाएंगे, ये हमारी एक पहचान का सवाल था, हमारी संस्कृति का सवाल था, हमारी सभ्यता का सवाल था। और दूसरा हम ये इसलिए भी आंदोलन में आए कि हमने सोचा जो पहाड़ से लोग पलायन कर रहे हैं वो रुकेगा, कहीं ना कहीं यहाँ पे शराब की नीति बनेगी, यहाँ पे बेरोज़गार की नीति बनेगी, यहाँ शिक्षा नीति बनेगी, स्वास्थ्य को लेके, क्योंकि हमारा राज्य होगा तो हम ही लोग तो बनेंगे इसमें। हमारा राज्य है तो वो चाहे कोई भी बैठे, लेकिन हैं तो हमारे ही लोग, उत्तराखंड के लोग थे। तो इसी भावना से लोगों का ये रहा कि हमारा भी, कि हम जो पहाड़ में जो थोड़ा बहुत यहाँ शराब बिक रही थी वो ना बिके, मतलब पहाड़ से पलायन ना हो, यहाँ बड़े बड़े बांध ना बने, जल जंगल ज़मीन पे यहाँ की जनता का अधिकार हो, स्कूलों को बहुत सुनिश्चित करें। लेकिन इन सब लोगों के लेके, मतलब 80% महिलाओं की जो भागीदारी थी। देहरादून में भागीदारी करना बहुत आसान है, लेकिन पहाड़ में भागीदारी करना बहुत टफ था। खेती बाड़ी कर करके, अपने डंगरों को देखते हुए, और फिर बच्चों को भी छोड़ के स्कूल छोड़ना हो या नहीं छोड़ना, उसको छोड़ते हुए फिर आंदोलन में आना, और बहुत कुछ नुकसान सहा इस आंदोलन को, मतलब पहचान को लेकर के। और अपनी महिला मंच उत्तराखंड राज्य निर्माण के बावजूद अभी लगातार सक्रिय है, और राजनीति में, चुनावी राजनीति में महिला मंच की कोई भागीदारी नहीं है। तो महिला मंच की कार्यशैली क्या है? इन 25 वर्षों में आप लोग कैसे और क्या काम करते हैं? हम लोगों ने राज्य बनने के बाद हमने कभी, मतलब चुनाव की राजनीति में, हम दलदल राजनीति में, हम बिल्कुल राजनीति हम करते हैं। देखो, यदि कोई भी शराब का मुद्दा हो या किसी चीज़ का मुद्दा, वो राजनीति, ये सामाजिक मुद्दों पर आप काम करते हैं, लेकिन चुनाव की राजनीति से दूर हैं। हम दलदल राजनीति से दूर रहे। हमें, मतलब कभी भी हमारी इसमें बहसें होती रही, लेकिन सबका यही मानता है कि हमें दलदल राजनीति में नहीं जाना चाहिए, हमें संघर्ष की राजनीति को पनपाना चाहिए। और हम इसी पे विश्वास भी करते थे कि हमें संघर्ष की राजनीति करना चाहिए। लेकिन अब हमें लगता है कि पूरे 25 सालों में अपने ही राज्य में अपने ही मुख्यमंत्री, अपने ही मंत्रियों के आगे गिड़गिड़ाना और इस राज्य के लिए मांगना कि ऐसा होना चाहिए, उसको पूरा 25 साल में दिख रहा है, पूरे राज्य में दिख रहा है कि आज वो राज्य कहाँ खड़ा है। जहाँ सिर्फ और सिर्फ यहाँ शराब बिकती थी, आज यहाँ ड्रग्स भी है। आप देख रहे हैं कि परसों एक महिला अभी चुन्ना के भट्टे में मरी, तो वो नशे के कारण हुआ है। तो यही नहीं है, लड़कियाँ ले रही हैं, लड़के ले रहे हैं, तो सरेआम ले रहे हैं। उसके पीछे कौन दोषी है? सरकार दोषी है, सरकार को सब मालूम है। तो पहले तो एक ये था कि शराब पीते थे, तो लेकिन अब तो सूखा नशा भी ले रहे हैं, और इस सूखे नशे से कितना बड़ा नुकसान है। पहले कम से कम पहाड़ में स्कूल तो हुआ करते थे, अब तो स्कूल भी सारे बंद हो गए हैं। जो पहाड़ में लोग रह भी रहे थे, जितने भी रहते, उसके राज्य बनने के बाद जितने तेज़ी से पलायन हुआ है उत्तराखंड के अंदर, राज्य बनने से पहले नहीं हुआ। तो ये बहुत सारी चीज़ें रही हैं जिसने हमें 25 साल में इतना, मतलब हम लोगों ने मूल निवास को लेकर भी 3 महीने का हमने तहसील में धरना दिया था, और हमने तहसील को भी बंद कराया। राज्य बनने के बाद या राज्य बनने से पहले? राज्य बनने के बाद जी। हाँ, और राज्य बनने के बाद फिर हमने गैरसैंण को लेके भी बहुत आंदोलन किया। 1 साल का पूरा आंदोलन हमारा गैरसैंण में रहा, और 3 महीने का हमारा अमरण अनशन रहा। उसके बाद हमने वहाँ से पूरी पद यात्रा निकाल के सचिवालय के बाहर हमने धरना दिया, फिर इस धरने को समापन किया। तो राजधानी को लेकर हम लोग आंदोलनरत रहे, हम लोग शराब नशे को लेकर के बहुत मुखर रहे हम, क्योंकि यदि मैं जब जेल में भी रही, राज्य नहीं, चुनाव नहीं को लेकर के, तो लेकिन उसमें हम लोग नशे को लेकर भी हमने बहुत विरोध किया। हमने ठेकों को बहुत ज़्यादा नुकसान भी पहुंचाया, कि जिस टाइम नीलामी हो रही थी हम तब भी उसका विरोध किया कि नीलामी नहीं होनी चाहिए इस उत्तराखंड के अंदर। तो वो केस भी हमारे पे ज़्यादा केस लगे। तो और 25 साल के बाद हम लोग इसलिए ज़्यादा महिला मंच उससे ज़्यादा तेज़ी से अब काम करता है, इसलिए करता है कि हमें लगा था कि राज्य बनने के बाद शायद हम बहुत सुकून से रहेंगे, हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारी राजधानी जो हम चाहेंगे, मतलब हमारा पहाड़ की राजधानी, पहाड़ के बीच में। राजधानी गैरसैंण कोई एक नाम नहीं है, वो एक जगह है जिसका प्रतिनिधित्व गढ़वाल भी करता है और कुमाऊं भी करता है, और बीच सेंटर में है। और हमें लगता था कि यदि राजधानी पहाड़ के बीच में होगी तो जितने सचिव होंगे वो पहाड़ के बीच में रहेंगे, तो आने जाने में जो गाड़ियाँ चलाते इनका भी फायदा होगा। वहाँ फोटो स्टेट की दुकान खुलेगी, किसी की चाय, रोजगार के साधन थे वहाँ पे सेंटर, और सचिव वहाँ बैठेगा। तो जब मैं यदि डीएम हूँ और मैं कहीं पर बैठूँगी तो मेरे इर्द गिर्द सब कुछ की सुविधा होगी, रोड बनेगी, होटल अच्छे बनेंगे, मतलब जो भी जितना भी वहाँ पे ढांचा बनेगा वो एक अच्छा ढांचा बनेगा। लेकिन
और देहरादून की जो दुर्दशा हुई है उस राजधानी पे, तथाकथित अस्थायी राजधानी में देहरादून की जो दुर्दशा हुई है, भीड़ यहाँ पे इतनी हो गई है, ज़मीनें यहाँ बिकी हैं, पूरे फ्लाईओवर यहाँ बने हैं, तो पूरा कंक्रीट बना दिया उत्तराखंड को, पेड़ यहाँ कट रहे हैं, मतलब एक बहाना है उनके लिए कि सड़कें बन रही है इसलिए हम पेड़ काट रहे हैं। पूरा पिछले साल आपने देखा कि टेम्परेचर कहाँ चले गया है। तो ये सारा देहरादून भी नुकसान हुआ और पहाड़ में भी कुछ नहीं हुआ। तो मतलब सीधा फायदा यहाँ के राजनेताओं को और जितने लॉबी सचिवालय में बैठी इनको फायदा हुआ है। पूरा यहाँ पे ठेका होना, माफिया का बढ़ना, बजरी माफिया हुए, चाहे रेत माफिया हुए, चाहे वो शराब माफिया हुए, ये तमाम चीज़ें। और जब कभी जो आंदोलन महिला नशे के लेकर, शराब को लेकर आंदोलन करती थी, उनको भी आपने उसमें इन्वॉल्व करके उनको भी आपने ठेके दिए हैं, चाहे वो पति के रहे थे लेकिन महिलाओं के नाम से लिए। तो मतलब ये भी एक हमारे लिए आपका कहने का मतलब ये है कि जो महिलाएं राज्य आंदोलन में या राज्य आंदोलन के बाद शराब के खिलाफ थी तो सरकार ने महिलाओं के नाम पर ठेके देकर महिलाओं को भी कहीं ना कहीं शराब के ठेकेदारी में इन्वॉल्व कर, बिल्कुल इन्वॉल्व किया है। तो ये तमाम चीज़ें, और हम आज भी हम ये कहते हैं कि आपने 25 साल का, दुखद बात यह है कि 9 नवंबर को स्थापना दिवस होता है और आपने किन्हीं कारणोंवश आपने 8 तारीख को मनाया वो पुलिस लाइन में। मतलब आपने अपने स्थापना दिवस को इसलिए पोस्ट पहले बना दिया क्योंकि 9 तारीख को आप प्रधानमंत्री जी FRI में आ रहे थे। तो मतलब इससे आपको संवेदनशील दिखता है कि आप अपने राज्य के प्रति कितने संवेदन हो कि हमारा स्थापना दिवस 9 तारीख को मनाया जाता है, तो आपको 9 तारीख को मनाना चाहिए था, नहीं मनाया। 9 तारीख को प्रधानमंत्री थे तो कार्यक्रम तो 9 तारीख को भी राज्य स्थापना दिवस का ही था। नहीं, वो तो फिर कहाँ था। नहीं, हमारा राज्य स्थापना दिवस जो होता है वो पुलिस लाइन में होता है, तो वो तो वहाँ पे आपका कहने का मतलब है पुलिस लाइन में परेड का कार्यक्रम है वो 9 की जगह 8 तारीख को। नहीं, फिर उसके बाद 8 तारीख को जो इन्होंने काम किया है, इन्होंने इसलिए 8 तारीख को रखा कि इन्होंने कहा कि हम आपको सम्मानित करेंगे आंदोलनकारियों को, मतलब शॉल से कर दें, चाहे वो एक उन्होंने एक मोमेंटम दिया है वो दिया है। उसके पीछे ये रहा कि कहीं 9 तारीख को कोई विरोध ना करे, वहाँ पे कोई नारेबाजी ना हो, इसलिए आपने पहले ही उनको वो कर दिया। लेकिन आपने मतलब कैसे आपने मोमेंटो दिए, कैसे शॉल दिए, मतलब आपने भेड़ चाल दी, आपने कोई सम्मान ही नहीं रखा, सम्मान नहीं रखा किसी भी आंदोलनकारी का। यदि कोई आंदोलनकारी को आपको देना भी था, मैं उस समिति में भी हूँ, मैंने वहाँ समिति में भी बात रखी थी, आपको यदि देना है तो कोई परिपत्र दे दीजिए। तो उनको लगता है कि जिनको सरकार ने भी कोई चिन्हीकरण का कोई नहीं दिया तो उनको परिपत्र मिल जाएगा आंदोलनकारी को, तो उसको लगेगा कि मैंने मेरे परिवार को कि मैंने कभी आंदोलन लड़ा। लेकिन आपने उसको पहले तो कहा देंगे, दूसरी बैठक में आपने मना कर दिया और आपने शॉल जैसी चीज़ों को और इनको दे करके वहाँ पर जैसी भेड़ चाल आपने करी। कहने का मतलब है कि आंदोलनकारी का आपने कहीं भी सम्मान नहीं किया है। ये तो जब आपने उत्तराखंड का ही सम्मान नहीं किया है, उस राज्य का ही सम्मान नहीं किया जहाँ 42 आदतों से राज्य बना है, जहाँ 80% महिलाओं की भागीदारी रही है, और उन पहाड़ की महिलाओं को जो घर में खेती बाड़ी करके अपना जीवन निर्वाह करती हैं, अपने गाय भैंसों को पाल के अपना जीवन निर्वाह करती हैं, उस पहाड़ के संकटों में रहती हैं, जहाँ आने जाने की सुविधाएं भी नहीं है, उन्होंने इतने प्रयास करके इस राज्य को यदि लिया है, उसके बाद आपने उत्तराखंड का क्या हर्ष किया है। मतलब ये 25 सालों का जो पूरा इतिहास देखा जाए, 25 साल से पहले का जो 94 से लेकर के 2000 तक का देखा जाए कि उस टाइम कितने आंदोलन, कितने संघर्षों के बाद, कितने प्रयासों के बाद इस राज्य को हमने लिया। और ये भी बहुत स्पष्ट कह दूँ, ये किसी की देन नहीं है, ना ये भाजपा की देन है, ना ये कांग्रेस की देन है, ये यहाँ की जनता की देन है। जनता ने बहुत संघर्ष किया है, बहुत अपने को इस आंदोलन में अपने को जुझारू होकर इस आंदोलन को लड़ा है, ये जनता की देन है, ना कि किसी जो ये भाजपा कांग्रेस का आपने नाम लिया, लेकिन उत्तराखंड राज्य गठन का श्रेय उत्तराखंड क्रांति दल भी लेता है, बल्कि उत्तराखंड क्रांति दल ही लेता है। तो उसका इसमें नहीं, देखिए ऐसा है कि उत्तराखंड क्रांति दल को ही लेना चाहिए था पहले, यदि मूवमेंट में उनका उस तरह का भागीदारी योगदान उन्होंने इस आंदोलन को कांग्रेस के हाथों में दिया है। जिस टाइम राज्य आंदोलन हो रहा था, आपने कांग्रेस के हाथों में इसको उनको लीडरशिप, उनके लीडरशिप में, जबकि क्षेत्रीय पार्टी को ही इस आंदोलन को पूरा क्षेत्रीय पार्टी को लड़ना चाहिए था और क्षेत्रीय ही पार्टी को यहाँ आना चाहिए था। लेकिन
जब क्षेत्रीय पार्टी यहाँ आई है, मैं बहुत स्पष्ट शब्द को कड़वा बोलूँगी, किसी को बुरा भी लगेगा, कि जब क्षेत्रीय पार्टी यहाँ आई, आपने अपना जो भी पार्टी आई है, आपने उनके साथ मंत्री पद के लिए गठजोड़ किया है। तो इससे भी हमें नाराज़गी लगती है, इससे भी उत्तराखंड की जनता को नाराज़गी लगती है कि कोई नहीं, आप 4 सीटें आए थे, आप दमंगता से राजधानी के लिए लड़ते। पहले तो इन्होंने नाम को लेके पहले उत्तरांचल रख दिया था, उसको लेके भी संघर्ष हुआ, फिर ये उत्तराखंड नाम बदला। तो उस टाइम ये जितने भी 4 विधायक थे दमंगता से लड़ते और अपनी राजधानी के लिए लड़ते, यहाँ पे मुद्दों के लिए लड़ते, नशे के लिए लड़ते, जल जंगल जमीन के लिए लड़ते, बेरोजगारी के लिए लड़ते, पलायन के लिए लड़ते। वो ना लड़के आप सत्ता के साथ आपने हाथ मिलाया। तो हो सकता है 4 के बदले 10 आते, और 10 के बाद हो सकता आज सत्ता में तुम होते और मुख्यमंत्री हमारा क्षेत्रीय पार्टी होता है। तो ये तो इनकी कमियां रही हैं, जो इन्होंने पूरे आंदोलन में करी है, वो कमियां आज इनको दर्शा रही है। उत्तराखंड राज्य में जैसा आपने बताया कि आप 92 में देहरादून आई और 92 में आने के बाद आप 94 से प्रगतिशील महिला मंच से जुड़ी। प्रगतिशील महिला मंच ने उत्तराखंड के लगभग जो वर्तमान 13 जिले में है, 13 जिलों में उत्तराखंड महिला मंच का संगठन इस वक्त मौजूद है और 13 के 13 जिलों में आपके संयोजक हैं। ठीक, और आप लोग चुनाव की राजनीति में भागीदारी नहीं रखते हैं, लेकिन आप क्षेत्रीय पार्टी के या क्षेत्रीय ताकतों के सत्ता में कब्जेदारी के समर्थक हैं। तो क्या कभी महिला मंच में ये सुझाव नहीं उठता है कि आप सब मिलकर उत्तराखंड क्रांति दल जैसी किसी क्षेत्रीय पार्टी को या किसी अन्य क्षेत्रीय दल को समर्थन दें और एक स्थानीय सरकार बनाने में एक राजनीतिक पहल करें? बिल्कुल, हमने करी है पहल। हमने 1-2 बार पहल करी है। हमने यूकेडी से ये कहा है कि आप क्षेत्रीय पार्टी एक बड़ी पार्टी हो, क्षेत्रीय में एक पार्टी हो और उत्तराखंड आंदोलन में आपकी अहम भूमिका है, इसको नकार नहीं सकते, लेकिन आपको पहल करनी चाहिए सबको एक होकर के, सबको इकट्ठा करें और उसकी पहल आप करें। तो हमने तो पहल करके इनसे बातचीत करी, लेकिन उनका कोई सकारात्मक उत्तर नहीं रहा है। तो जब आप अभी लगा लीजिए, अभी अंकिता को लेकर के हम इनके पास गए, जिस टाइम 4 तारीख की बड़ी रैली थी, उसके बाद महापंचायत थी और जो भी आंदोलन इस बीच होते रहे, हम इनके पास गए भी। तो आपका रुख ये कहना कि पार्टी किसी संगठन के साथ नहीं जाती है और संगठन हमारे साथ है, तो इस तरह का जो रवैया है हमें दुख देता है। ये हमें इसलिए दुख देता है कि हमने संघर्ष किया है और हम कभी भी भाजपा और कांग्रेस के समर्थक नहीं रहे हैं और हम चाहते भी थे कि क्षेत्रीय पार्टी को आना चाहिए। और क्षेत्रीय पार्टी यहाँ पे जो भी छोटी छोटी पार्टियाँ हैं, जितनी भी हैं उत्तराखंड के अंदर, इनको पहल करनी चाहिए। ये उनमें एक बड़ी पार्टी थी, इनको पहल करनी चाहिए थी और इनको सबको जोड़ करके इस उत्तराखंड की नई राजनीति को पैदा करना। हमने पहल करी। हमने इससे भी पहले चुनाव में हमने पहल करी थी, तो इनकी तरफ से कोई सकारात्मक उत्तर हमें कभी मिलता नहीं है। तो फिर पिछली बार भी करी, नहीं हुआ, अब फिर चुनाव है, अभी भी तो नहीं लगता है, वो तो कहते हैं हम अकेले ही चुनाव लड़ेंगे, ये उनका रुख है। अच्छा, जैसा आपकी बातों से लगता है कि शायद आप चिन्हीकृत राज्य आंदोलनकारी नहीं हैं, या आपने कि राज्य आंदोलनकारी होना स्वीकार नहीं किया, आपने सरकारी आवेदन नहीं किया, तो इसलिए आपको चिन्हीकरण के दौरान आपको नहीं लिया गया। जबकि हमने लगातार देखा है वर्ष 2000 के बाद महिलाओं के अलग अलग गुट, अलग अलग बैनर लेके लगातार सचिवालय का घेराव इस बात के लिए करते रहे हैं कि उन्हें उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी के रूप में चिन्हीकृत किया जाए। तो आप उसके बावजूद आप चिन्हीकरण से किस प्रकार छूट गई? देखिए, उत्तराखंड महिला मंच ने शुरू से ये माना था कि हम चिन्हीकरण के लिए शीर्ष नेता अप्लाई नहीं करेंगे। ये हमने कहा था, ठीक है, महिला मंच के और मतलब जो कार्यकर्ता है उन्होंने अप्लाई किया, हमने उनको रोका भी नहीं, अप्लाई किया उन्होंने, उनको जो जिनको भी जिस आधार पे भी चिन्हीकरण हो तो उसमें मिला, उनको मिला। लेकिन हमने चिन्हीकरण, उसके पीछे 2 कारण हैं हमारे महिला मंच के। हमने ये कहा कि हम ही ने नहीं, हमारे साथ के हर जनपद में जो शीर्ष नेता किसी ने चिन्हीकरण नहीं लिया। हमारा ये कहना था कि हम इस राज्य के लिए किसी फ़ायदे के लिए नहीं आए, हम मूलतः पूरे पहाड़ के फ़ायदे के लिए आए हैं। हम यहाँ पर ये चाहते थे कि यहाँ पे जो जिस चीज़ की कमी थी, जिस चीज़ को लेके यूपी से, नहीं तो यूपी में हमें क्या एतराज़ था,
कोई ऐतराज़ नहीं था, सब अपने अपने घरों। लेकिन यूपी से अलग होने का, आरक्षण से जैसा आंदोलन चला, तो हम इसीलिए उससे अलग होना चाहते थे कि हम चाहते थे हमारा एक छोटा सा राज्य हो, मूलतः पहाड़ी, उस टाइम तो यही था कि मूलतः पहाड़ी राज्य हो, इसमें कोई वो नहीं है कि हम चाहते थे। वो बात अलग है कि तुमने ज़बरदस्ती हमें हरिद्वार भी थोपा, ज़बरदस्ती तुमने हमें उधम सिंह नगर भी थोपा, ना वो चाहते थे हमारे साथ मिलना, ना हम चाहते थे, ना उनकी संस्कृति हमारे साथ मिलती है, ना हमारी संस्कृति उनके साथ मिलती है। तो हम मूलतः पहाड़ी राज्य चाहते थे, लेकिन आपने अपने चुनाव के फ़ायदे के लिए आपने नहीं किया है। लेकिन हम उसके बाद भी हम ये चाहते थे कि हम यदि अपने फ़ायदे के लिए नहीं आए हैं, अपने स्वार्थ के लिए नहीं आए हैं, तो हम चिन्हीकरण मतलब उसको हम सरकार के, मतलब जिन्होंने हमें डंडे मारे हैं, जिन्होंने हमारा शोषण किया है, जिन्होंने उत्पीड़न किया है, जिन्होंने पूरा उत्पीड़न किया इस आंदोलन का, इस हमारी पूरी जनता का, तो हम उनसे कैसे चिन्हीकरण ले सकते हैं। ये मतलब महिला मंच का हमारा अपना व्यू था। वही एक आंदोलनकारियों का अपना एक निजी वो था कि हम सरकार पर आवेदन नहीं करेंगे। इसीलिए हमने आज तक कभी भी राज्य चिन्हीकरण के लिए कभी रैली नहीं निकाली, महिला मंच ने नहीं निकाली है। मैं बेशक वो चिन्हीकरण की समिति कमेटी में मैं भी एक मेंबर हूँ, लेकिन आप चिन्हीकृत राज्य आंदोलनकारी नहीं है। इसके पीछे भी बहुत लड़ाई वहाँ पे, मतलब कुछ लोगों ने ऋषिकेश के जो आंदोलनकारी नहीं थे उनको मैंने कहा आप इस बैठक में नहीं बैठ सकते नियम के तहत। तो उन्होंने कहा तुम कैसे, तुम तो आंदोलनकारी हो नहीं। मैंने कहा वो डीएम मुझे तय करेगा मैं आंदोलनकारी हूँ या नहीं हूँ, नहीं हूँ तो मुझे बाहर निकाल दे, मैं इसमें कोई वो नहीं। लेकिन हमारे आप चिन्हीकरण समिति की सदस्य हैं, लेकिन चिन्हीकृत राज्य आंदोलनकारी नहीं है। आज भी बैठक हो रही है, मैं नहीं जा पाई क्योंकि मुझे यहाँ आना था। और दूसरा हम ये कहते हैं यदि आपको लगता है, सरकार को ये लगता है कि मैंने या मतलब किसी और ने भी आंदोलन किया और हमारी अहम भूमिका रही है इस, तो आप हमें चिन्हीकरण करके देना, हमें आप दें, हमें पत्र दें। आपका कहना है कि आप अप्लाई नहीं करेंगे? हम अप्लाई नहीं करेंगे। हम क्यों अप्लाई करें? हमने इसलिए राज्य, हम राज्य में इसलिए नहीं आए थे कि मेरे को चिन्हीकरण, मेरे को पेंशन मिलेगी, मेरे को नौकरी मिलेगी, ना ये धारणा तब थी हमारी, ना धारणा हमारी आज है। तो मतलब ये एक जो, और मैं ये भी कहूँगी कि इस आंदोलन को टूटने का सबसे बड़ा कारण ये भी था कि चिन्हीकरण को लेके आज चिन्हीकरण की आज बैठक है, लेकिन 2-3 दिन से लगातार फ़ोन आने शुरू हो जाते हैं, मेरा भी करवा देना, मेरा भी करवा देना, मेरा भी करवा देना। मतलब किसी से यदि तुम किसी से बात करें आंदोलनकारी जो फर्जी भी हैं, तो वो ये कहते हैं कि हमारा चिन्हीकरण होना चाहिए, हमारा चिन्हीकरण। मतलब पूरी लड़ाई जो है, पूरा जिसके लिए हमने इतना संघर्ष किया, जिसके लिए 42 शहादतें हुई, दिन रात लोग आंदोलन करते, पूरे कर्मचारियों ने 3 महीने की हड़ताल करी, 12 सेशन इसमें रहा, जैसा कैसे व्यापार मंडल का भी सहयोग रहा, सभी का यहाँ उत्तराखंड में, छात्रों का, युवाओं का, कर्मचारियों का, पत्रकारों का, मार पत्रकारों ने भी खाई है, सबको। हमें मतलब ऐसा नहीं हमें नहीं मालूम है, सब कुछ मालूम है। लेकिन उसके बाद मतलब पूरे आंदोलन को इस चिन्हीकरण ने तोड़ दिया है। बिल्कुल, क्योंकि हम भी एक इंसान है, भगवान तो हम है नहीं, स्वार्थ तो मेरे अंदर भी आएगा, स्वाभाविक है। यदि आप आंदोलन में नहीं रह, आपको पेंशन मिल रही है और आप नौकरी कर रहे हैं, अब मेरे को नहीं मिले तो मेरे को कहीं ना कहीं ठेस तो मुझे भी पहुंचेगी। बिल्कुल, है ना। तो ये ठेस तो आम आंदोलनकारी जो उस टाइम रहे हैं उनको ठेस है। बिल्कुल, उनको ये ठेस है कि वो मेरे बगल में कभी आंदोलन में नहीं आता था, वो मुझे बातें सुनाता था, और आज उसको लाभ मिल रहा है, वो लाभ मिल रहा है और मेरे को लाभ नहीं मिल रहा। तो ये तो दुख का विषय है ही कि भाई ऐसा जो वो है। तो उससे तो एक आदमी के अंदर कहते नहीं, हम भी कहते नहीं हम भगवान नहीं हैं, इंसान ही है, लेकिन हमारे अंदर भी तो एक दुख होगा ही ना। भाई हम मच्छी बाजार में, मुझे नहीं मालूम कितना सच है कितना झूठ है, मैं सुनी हुई बात कह रही हूँ, मुझे नहीं मालूम, लेकिन कहते हैं जिस दिन हम बाजार बंद करने जा रहे थे मच्छी बाजार में, हमें 9 लोग, हम घर को जा रहे थे, बाकी लोग ऊपर चले गए थे, महिला मंच के 9 लोग नीचे को जा रहे थे कि हम फाटक से, हमने कहा घर चले जाएंगे। तो मच्छी बाजार में हमें पत्थरों से, थप्पड़ों से मारने आए। अच्छा, और अब सुनते हैं हम लोग कि वो उनमें से भी कुछ लोग चिन्हीकरण है, तो वो भी चिन्हीकृत आंदोलनकारी है, ऐसा हमने सुना है। तो ये फिर हमारे लिए बहुत दुख का विषय है। बिल्कुल, ऐसे कई लोग हैं, कुछ को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, नाम नहीं लेना चाहेंगे, मैं भी नहीं लेना चाहता, कुछ को मैं भी व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ उत्तराखंड में, जो कि उत्तराखंड राज्य के उस समय विरोध में थे, वो उनको आज वो आंदोलनकारी बने, विधायक और कई अच्छे पदों पर हैं, और साथ ही उत्तराखंड के चिन्हीकृत राज्य आंदोलनकारी भी हैं। और दुख इस चीज का भी है कि जो पार्टी में है, अच्छे पद में, वो भी पेंशन ले रहा है। चिन्हीकरण मतलब आपने कितना स्तर गिरा दिया इसका ना। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा दुख का विषय है कि बिना स्वार्थ के आप इस राज्य को
मतलब आपने इतना स्वार्थी बना दिया हम सबको कि हमारी लड़ाई मूलतः यही रह जाती है, आरक्षण 10% हमें आरक्षण मिलना चाहिए, हमें चिन्हीकरण होना चाहिए। मैं इसके विरोध में नहीं हूँ, मैं कतई विरोध में नहीं हूँ, ठीक है, मैं सरकार दे रही है, मैंने आंदोलन किया, मैं ले रही हूँ, लेकिन उसमें भी पारदर्शी होनी चाहिए। हमारा कहना, मैं बिल्कुल विरोध में नहीं हूँ कि चिन्हीकरण नहीं होना चाहिए, वो एक अलग मैटर है, उसकी अलग बहस हो सकती है, अलग लड़ाई हो सकती है, लेकिन सरकार ने दिया है तो लेना चाहिए, लेकिन उसके लिए पारदर्शी होना चाहिए। अब कम से कम उन लोगों को मिलना चाहिए जो वास्तव में जिन्होंने लड़ा है, और वो नहीं मिल रहा। तो इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से भी कहना चाहूँगी कि आपको ये मतलब हमें लगता है कि फर्जी हुए, हमें लगता है, तो आप इसमें एक जांच बैठाइए। ऐसा नहीं है कि जांच में नहीं होगा, जांच में सब पता चल जाएगा। भाई मेरा संगठन, मैं मतलब मैं महिला मंच में हूँ, तो मैं कम से कम जो महिला मंच के लोग हैं उनकी तो मैं जानकारी दे सकती हूँ। मैं अजयपुर सरस्वती विहार में रहती हूँ, मेरे 94 के रजिस्टर हमारे महिला मंच के आज भी है हमारे पास। ऐसा नहीं है हमारे पास रजिस्टर नहीं है, हम 94 के आंदोलन के जो मोहल्ले में बैठकें होती थी उनके रजिस्टर हमारे पास आज भी है। लेकिन उसके अलावा जो कभी नहीं रहे उनको, उनका चिन्हीकरण होता है, तो वो लोग फिर हमें भी कहते हैं बिल्कुल कि हमारा नहीं हुआ है, तुम लोगों ने नहीं किया है, जबकि इसमें हमारा कोई रोल नहीं है, पूरा सरकार का है। आपने पहले तो आपने मेरे नाम से किसी और ने भी पेंशन ले ली है, निर्मला लिख दिया, उसको क्या मालूम मैं निर्मला कौन हूँ, पति का नाम तो लिखा नहीं रहता। मेरे नाम से भी, हाँ, कमला दीदी के नाम से भी है। नहीं, मेरे नाम से भी, संजीव पंत के नाम से नैनीताल जिले में चिन्हीकृत राज्य आंदोलनकारी बिल्कुल लिया है, बिल्कुल होगा, और तो यहाँ भी है। तो हमारा ये कहना है कि आप उसकी जांच कीजिए ना, मतलब आप जांच क्यों नहीं कर रहे हैं, हमारा ये कहना, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि कोई गलत काम इस राज्य के अंदर हो, कोई फर्जी चीज इस आंदोलन में हो। जिन्होंने कम से कम संघर्ष किया है, मेरे 10 पीढ़ी उस कागज को देखेंगे मैं आंदोलनकारी, अब मैं रही ना हूँ, तो ये भी इस राज्य के साथ गद्दारी होगी, उनके साथ भी गद्दारी होगी जिन्होंने संघर्ष किया। अच्छा, आप उत्तराखंड राज्य आंदोलन में जेल गई हैं, कितनी बार गई हैं? राज्य नहीं, चुनाव नहीं में मैं बहुत ज्यादा दिन रही जेल में। अच्छा, क्योंकि मैं रही थी 10 दिन, क्योंकि उत्तराखंड राज्य नहीं, चुनाव नहीं, जब 96 में, 96 में, हाँ 96 में जब उत्तराखंड क्रांति दल ने भी चुनाव का बहिष्कार किया था जी। तो उस टाइम हम अंदर जेल में गए थे, तो सब लोग 3 दिन के बाद छूट गए थे, पूरा सिर्फ हम 2 जने रह गए थे उसमें, मैं और भुवनेश्वर कठेत जी, क्योंकि हमारे पास और केस भी उन्होंने डाल दिया था। कहाँ की जेल में थी आप? ये जो सिद्धोवाला? नहीं, सिद्धोवाला तो बना ही नहीं था। अच्छा, ये कचेरी के पास जो आज ये वाला अपना जो देहरादून जिले में थे, और बहुत मतलब क्योंकि जो अंदर रहता उसको नहीं पता, जो बाहर रहता जेल का कुछ अनुभव ऐसा आपका कि जो आपको लगता हो कि हाँ भी जेल नहीं, बहुत ना उस तरह तो कोई मतलब ऐसा नहीं रहा, बहुत अच्छा रहा, क्योंकि स्वाभाविक है आंदोलन के दौर था, तो इस तरह का चाहे जेल के अंदर उनका भी पूरा समर्थन रहता था। ऐसा नहीं कहेंगे बहुत उत्पीड़न, कोई नहीं, बहुत अच्छा खाना भी उनका, मतलब राशन ही हमें दे देते थे, हम खुद ही बनाते थे खाना होना, कि जब उनका खाना हमें पसंद नहीं आया तो हमने अपना खाना, गर्मियों के दिन थे तो कूलर भी लगाए उन्होंने, ऐसा कोई मिलने भी आते थे, उनका भी पूरा उन्होंने सहयोग किया, उनके लिए उनकी तरफ से कोई मतलब ऐसा नहीं रहा। जेल प्रशासन से आपको कोई शिकायत नहीं? बिल्कुल नहीं, बहुत अच्छा। आप उत्तराखंड राज्य बनने के बाद भी जेल गई? बनने के बाद ना, मैं नहीं गई जेल, वो बनने के बाद कमला दीदी लोग गए थे, मैं उस टाइम मर्तोले जी ने, हम कोई आंदोलन चल रहा था हमारा, तो उसको लेके गए थे ये लोग, बस सुबह गए तो जेल के अंदर ही थे, पर ये शायद एक दिन में सुबह गए, रात को छोड़ दिया था इनको, ऐसा रहा। पर मैं राज्य बनने के बाद नहीं गई, मैं राज्य बनने से पहले ही 3-4 बार जेल गया। पुलिस लाइन तो रोज ही जाते थे। जिस टाइम यहाँ पे मायावती आई थी, शायद तुम रहे, उन्होंने यहाँ पे मायावती आई थी, तो हमने काले झंडे दिखाए थे, तो उसी टाइम मायावती ने हमें कोतवाली में बंद करवाया था कि इनको उठाओ, इनको जेल के अंदर रख दो, मतलब बंद करा दो। तो हमें थाने उसके कोतवाली में हमें बंद रखा, कमरे के अंदर, बाहर भी नहीं निकलने दिया। लेकिन मैं ये मतलब ये भी कहूँगी कि यूपी के टाइम पे बहुत उत्पीड़न नहीं हुआ जितना आज पुलिस प्रशासन, इस सरकार का उत्पीड़न है। आप ये कहना चाहते हैं कि उत्तराखंड राज्य के दौरान जो राज्य के लिए आंदोलन कर रहे थे उनका वो उत्पीड़न नहीं हुआ जो वर्तमान की सरकार ने अब उत्पीड़न, मतलब ये उस टाइम हमने राज्य निकाय चुनाव का यहीं पे विरोध किया था, सचिवालय के बाहर,
तो बहुत विरोध हुआ, जबकि बहुत ज़्यादा कुछ लोगों ने तो बहुत ही ज़्यादा पुलिस के साथ ये उत्तर प्रदेश बनने से पूर्व? नहीं, पहले 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 तब सचिवालय तो मेरे ख्याल से ये नहीं, नहीं था। सचिवालय नहीं था ना, तो यहाँ पे उसके ये सीडीओ ऑफिस था। निकाय चुनाव हो रहे थे ना, निकाय चुनाव का विरोध किया था। तो यहाँ पे भी यहाँ पे जो गन्ना सैंड का वो ऑफिस है, तो उस टाइम समिति, गन्ना समिति का वो होता, वहाँ पे हमने विरोध किया। और ऐसा नहीं, उत्पीड़न हुआ है, ऐसा नहीं कि उन्होंने डंडे नहीं मारे, लाठीचार्ज नहीं हुआ है, बहुत कुछ हुआ है। लेकिन आज मतलब अपने ही राज्य में दुख इस चीज़ का होता है कि आज अपने राज्य में हम एक धरना नहीं दे सकते हैं। धरना कोई जगह नहीं है धरना देने की, मतलब लोकतांत्रिक देश में हम रह रहे हैं। नहीं, देहरादून में धरने के लिए धरना स्थल एकता मतलब कहाँ बनाया उन्होंने? पहले डीएम कार्यालय में बैठते थे, ठीक, आपने वहाँ से हटाया, ठीक है, वहाँ से हटा दिया, आपने ये जगह दी, तो आपने एकता विहार रखा। उस एकता विहार में ना तो पब्लिक को मालूम है, तो धरना स्थल वो जगह होती है जहाँ पूरी पब्लिक भी देखती है, उसका असर भी होता है। तो कभी तुम गांधी पार्क में नहीं बैठने देते हो, मतलब इस तरह का तानाशाही जो अब इस राज्य में हुई है, मतलब इस सरकार में हुई है। मतलब हम तो मतलब क्योंकि हम सड़कों पे रहते हैं तो हम देखते हैं कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि जन मुद्दों को लेके इस वक्त संघर्ष करना उस दौर की अपेक्षा ज़्यादा कठिन है। मैं 2018 में मैं ये भी बताऊंगी, 2018 में हमने गांधी पार्क में धरना दिया था। मुझे भी याद नहीं कि हमने किस चीज़ का धरना दिया, रोज ही धरने। तो 2018 का केस मेरे को अभी जनवरी में मेरे लिए सम्मन आता है, जनवरी में, मतलब 2018। हमें क्या मालूम कि तुमने हमारे लिए, अब जनवरी में NPW आ जाते हैं सीधा ही। अच्छा, आपके NPW है, जमानत कराई है, वो एक अलग प्रक्रिया, कोर्ट की प्रक्रिया है, वो जमानत कराई, उसकी डेट है। लेकिन आप 18 के बाद अब दे रहे हैं हमें। और मतलब अब क्यों दे रहे हैं? क्या हम इस राज्य, हम अपना राज्य है, हम मुद्दों पे धरना दे रहे हैं? कोई हमने आगजनी नहीं करी है, कोई हमने ट्रैफिक जाम नहीं किया है, कोई हमने हाईवे को जाम नहीं किया है, तो आपने क्यों हमारे पे मुकदमे डाले? हमने कौन सी शांति भंग करी है? धरना देना क्या शांति भंग होता है? गांधी पार्क के गेट के बाहर क्या धरना देना क्या शांति भंग होता है? तो ये स्थितियां इस राज्य बनने के बाद, अपना राज्य है हमारा ये, तब ये स्थिति है। अच्छा, आपने जैसा कहा कि 2018 का आपको अब NPW हुए, तो जाहिर है आपने वकील किया होगा। क्या वकील और किया? ऐसे कई और मुकदमे भी आपके ऊपर चल रहे होंगे। तो ऐसे में वकीलों की फीस के लिए आपके आय के स्रोत क्या हैं जिनसे कि आप इस तरीके के फीस मैनेज करते हैं? देखिए, ऐसा कि राज्य बनने तक जो हमारे पे मुकदमे चलते थे, हमें वकीलों का बहुत सहयोग रहा, मतलब इसमें कोई दो राय नहीं। बिल्कुल, उत्तराखंड राज्य बनने से पूर्व सभी को वकीलों नहीं, हमें बाद में भी रहा है। अच्छा। मतलब कोई पैसा नहीं लिया, इतना हम वो करते हैं, वकीलों की सम्मान करते हैं, बार एसोसिएशन का बहुत बड़ा सम्मान करते हैं। और कि कभी भी उन्होंने, मतलब यदि एक आवाज़ हमने उनको फ़ोन करके ही बोला हो कि हमारे मुकदमा, हमें जमानत करानी है, तत्काल कोर्ट में आ जाना, वो तत्काल कोर्ट में आ जाते हैं। कोई मतलब किंतु परंतु उन्होंने कभी नहीं लगाया। और पूरे राज्य आंदोलन में कर्मचारियों ने हमें बहुत जमानत दी है, मतलब हमारी महिलाओं की 40 कर्मचारी आए थे जमानत देने के लिए, जबकि जज ने भी कहा कि क्या बात है कि पूरे कर्मचारी इनकी जमानत दे रहे हैं। तो उनका ये कहना था ये आंदोलन कर रहे हैं और जमानत देना हमारा, मतलब हमारे पे बार एसोसिएशन का भी बहुत सहयोग रहा, वकीलों का भी बहुत सहयोग रहा। और अभी भी जो परसों भी जमानत हुई है, तो उसमें भी वकील का बहुत बड़ा सहयोग रहा है। और पूरे आंदोलन में कभी भी पेशकार ने हमसे पैसे लेते हैं, ये लोग डेट डालने की इसके लेते ही हैं, जो सरेआम सबको मालूम ही है, लेकिन इन्होंने हमसे कभी नहीं लिया। उन्होंने हमसे कभी, हमने साइन किए और सीधा निकल गए। उनको ये था ये आंदोलनकारी है, मतलब इतना सम्मान उन्होंने पहले भी किया हमारा, राज्य बनने से पहले भी और राज्य बनने के बाद भी। ये हम कभी सम्मान उनका भूल नहीं सकते हैं कि पूरा कोर्ट के अंदर बैठे हुआ भी पेशकार भी जो है, उसने भी हमसे कभी कोई पैसा नहीं लिया और बहुत सम्मान के साथ हमारा जमानत कराई और बहुत सम्मान के साथ हमारा सम्मान भी किया उसने वहाँ पे बैठने का। यदि कहीं पे जैसे कोर्ट में तो एक प्रक्रिया होती है कि आप खड़े रहिए, आप मुजरिम है, मुजरिम ही है, लेकिन उन्होंने हमारा बहुत सहयोग किया। उन्होंने हमें कहा नहीं आप चेयर में बैठे, आप तो वो लोग हैं जिन्होंने इस राज्य को बनाया है। मतलब ये भूमिका बार एसोसिएशन से लेकर के कोर्ट तक की रही है और अभी भी है। उत्तराखंड राज्य बनने के उपरांत महिला मंच ने महिलाओं की जीविका के उद्धार के लिए या महिलाओं को संघर्ष से जोड़ के रखने, साथ चलने के लिए और क्या क्या कार्य किए? कुछ इस तरीके के कार्य हमने जीविका के लिए तो हमने खैर कुछ नहीं किया है कि हम किसी को रोजगार देने की बात करें या रोजगार के, ऐसा हमने कभी कुछ नहीं किया। हमने उनको महिला मंच को राजनीतिक रूप से परिपक्व करा है,
मतलब हमने राजनीति के रूप में मतलब क्या भाजपा होती है, क्या कांग्रेस होती है, क्या लेफ्ट होता है, और क्या देश के अंदर जब कोई भी मुद्दा, यदि हम किसी चीज़ के लिए भी पहले आंदोलन के लिए धरना प्रदर्शन करेंगे, पहले हमारी महिला मंच के लोगों से बातचीत होती है कि हम क्यों धरना दे रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण है। अंकिता मर्डर केस को लेकर कि हम क्यों लड़ रहे हैं उसको लेके, ऐसे तो बहुत केस हो रहे हैं यहाँ पे, एक ही केस तो ना हो रहा है यहाँ पे, बहुत केस हो रहे हैं। उसके पीछे की क्या है, यहाँ पे जितने होटल की थाईलैंड जैसी चीज़ों को बनाया जा रहा है यहाँ पे उत्तराखंड के अंदर, छोटे छोटे हब बनाए जा रहे हैं, पहाड़ को पूरा इन्होंने जंगलों में जो होटल बनाने की वो है, नशे को लेकर के जो पूरा पहले तो नशा शराब का था, अब ड्रग्स जैसी चीज़ों को भी परोस रहे हैं, और उसका हर अंकिता पे जो दिखाया है, और पूरा वीआईपी कल्चर जो उत्तराखंड के अंदर आ रहा है। तो हम महिला मंच को हमने रोजगार से तो नहीं जोड़ा है, लेकिन हमने महिला मंच को राजनीतिक रूप से परिपक्व किया है। महिलाओं को आपने राजनीतिक रूप से सक्रिय करके जन आंदोलनों के लिए लड़ने के लिए, इसीलिए आज भी 32 साल हमारे इस राज्य को बने हुए गए, आज भी महिला मंच के लोग, महिला मंच के 32 साल महिला मंच के गठन को हो गया, आज भी लोग सब साथ में हैं। तो वो जो समझदारी, क्यों हम राज्य आंदोलन में आए, हमारा लक्ष्य क्या है, हम क्या चाहते हैं इस राज्य के लिए, ये हमारे महिला मंच को। महिला मंच में आप पिछले 32 सालों से सक्रिय हैं और महिला मंच बने 32 वर्ष हो चुके हैं। इन 32 वर्षों में आप उत्तराखंड के लगभग सभी जिलों में, ग्रामीण क्षेत्रों में गई होंगी, बिल्कुल दौरों में। तो आप क्या महसूस करती हैं 94 से पहले का उत्तराखंड, क्योंकि आपने वो देखा है शादी से पहले, और 82 से पहले, 84 से पहले आपके विवाह से पूर्व का आपने पहाड़ देखा है, और विवाह के उपरांत भी आपने पहाड़ देखा है। अभी वर्तमान में 2020, 2022, 2024 जब भी, तो आप क्या फर्क महसूस करते हैं महिलाओं के परिप्रेक्ष्य में? मैं आंदोलन से पहले मैं पहाड़ को नहीं बताऊं कि मैं पहाड़ कभी गई नहीं हूँ। अच्छा। मैं पहाड़ कभी रही नहीं हूँ। अच्छा। और आप देहरादून रही? मैं यहीं, विवाह से पूर्व हमारे मतलब मेरी 2-3 पीढ़ी यही है। मतलब मेरे नानके में भी और मेरे दादके में भी। तो पहाड़ से तो मेरा ऐसा कोई बहुत ज़्यादा टच में नहीं रही, लेकिन राज्य जब निर्माण हो रहा था और जब राज्य आंदोलन के टाइम में मैं पहाड़ घूमी, तो उस समय पहाड़ आज के बेहतर बहुत अच्छा था। मतलब उस टाइम वहाँ की महिलाएं का जो सोचने का तरीका था वो बहुत पॉजिटिव सोचने का तरीका था, अपने पहाड़ के प्रति, अपने पूरे जो स्कूल के शिक्षा के प्रति, अपने स्वास्थ्य के प्रति, और अपने घर के मतलब पूरा जो माहौल था वो बहुत अच्छा सोचने का तरीका था एक आंदोलन के प्रति। लेकिन राज्य बनने के बाद और आज की स्थिति तो मतलब आज जो स्थिति हो गई है महिलाओं की विशेष करके जी, वो बहुत ज़्यादा एक पार्टी ने उसको बिल्कुल कैप्चर करके रखा हुआ है। अच्छा। मतलब उसको धर्म के नाम पे पहले, मतलब आप ये लगाइए, मैं तो पहाड़ में नहीं रही, लेकिन ये कहते हैं मेरे मायके के बगल में एक गांव है जहाँ पूरे मोमडन रहते हैं, ठीक है, लेकिन कभी भी नहीं, मैं जिस मोहल्ले में रहती हूँ, अब तो खैर हमारे यहाँ राज्य बनने के बाद तो पूरा देहरादून बस गया है सरस्वती विहार में, पहले ऐसा नहीं था, बहुत कम लोग थे, ये कठमाली जो लोग हैं, चंदे लोग, ये रहते थे, ये हम ही 1-2 परिवार पहाड़ी के थे, लेकिन वहाँ पूरा मोहल्ला मोमडन का था, पूरा मोहल्ला पूर्वियों का, यादवों का था। हमने कभी नहीं जाना कि ये मोमडन है, ये यादव हैं, या हम पहाड़ी, ऐसा बिल्कुल नहीं जाना। बहुत अच्छा प्यार था, सब कुछ, मतलब चाहे हम होली भी खेलते थे, दिवाली भी खेलते थे, हमने कभी नहीं जाना इनकी ईद हो रही है या हमारा कुछ हो रहा है या उन्होंने, मतलब ऐसा कोई माहौल नहीं रहा। लेकिन आज जो पहाड़ के अंदर, विशेष तौर पे पहाड़ के अंदर इतना वो हो गया, मैं मतलब अभी मैं 1-2 बार अपने मायके भी गई और ससुराल भी गई, तो पहले कभी नहीं बोलते थे, मेरे मायके में भी कभी नहीं बोलते थे कि वो ऐसा, और वो महिलाएं भी नहीं बोलती थी, लेकिन अब उनका बिल्कुल एक वो रहता है, अरे नहीं 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 नहीं, इन मुसलमानों ने तो यहाँ आके बस गए, जबकि वो 200 साल से बसे हुए हैं उस पहाड़ के अंदर, 200 साल से बसे हुए, आज नहीं बसे हुए वो लोग ना। तो और यदि आज बस रहे तो वो किसकी गलती है? यदि आज तुम्हें लगता है कि अभी बस रहे हैं तो वो किसकी गलती है? आपने 2018 में ऐसा कानून लेके आए कि सब बाहर के लोग, अभी भी परसों में रजिस्ट्रार ऑफिस में थी, कहते हैं बाहर के लोग ज़मीन नहीं बिकी, धलेर के रजिस्ट्रियाँ हो रही हैं बाहर के लोगों की, धलेर के, ऐसा नहीं कि नहीं हो रही, बिल्कुल। आपने इसीलिए तो 100 वार्ड बनाए, क्योंकि आपने गाँवों को, क्योंकि गाँव की ज़मीन नहीं ले सकते, इसलिए आपने 100 वार्ड बना दिए कि आप 100 वार्डों में ज़मीन खरीदिए। तो आपने तो खुला दरवाज़ा कर रखा है बाहर के लोगों के लिए।
तो ये तो पूरे पहाड़ के अंदर दिखा कि ये इस तरह का जो आपस में जो मतभेद हुए हैं, बहुत ज़्यादा मतभेद हुए इस अब वर्तमान में बहुत मतभेद है। और ये मुझे लगता है कि ये एक कोई अच्छा संकेत नहीं है इस राज्य के लिए। देश के लिए तो खैर क्या होगा वो देश की बात है, लेकिन मैं अपने राज्य की बात करी जहाँ भाईचारा से जो जिला हो चाहे वो उस राज्य हो, जितना पनपता है भाईचारा से वो उतना किसी से नहीं पाए, कोई भी कौम हो। आदमी यदि मैं आपके साथ बहुत अच्छी तरह से बातचीत कर रही हूँ तो ये समझ लीजिए कि ये आगे बढ़ने की कदम है। लेकिन हम 24 घंटे बगल पड़ोसियों से लड़ते रहेंगे तो हम बढ़ ही नहीं सकते आगे। ना वो बढ़ पाएगा ना मैं बढ़ पाऊंगी। मैं नहीं बढ़ूंगी तो ये राज्य मोहल्ला नहीं बढ़ेगा तो देश भी नहीं बढ़ेगा। राज्य मतलब ये जिला नहीं बढ़ेगा, राज्य नहीं बढ़ेगा, देश भी नहीं बढ़ेगा। तो ये मतलब मेरा ये कहना है। तो आपने बदलाव किस तरीके का महसूस किया? एक तो धार्मिक, मैंने माना एक धार्मिक कट्टरता इन वर्षों में बढ़ी है, बहुत ज़्यादा बढ़ी है। और एक का प्लान हुआ है पहाड़ से पूरा नीचे उतरे, और दूसरा काम करने में निष्क्रिय हो गए। पहाड़ की खेती बाड़ी नहीं करनी, क्योंकि बंदरों ने बहुत परेशान कर रखा है, बाघ ने बहुत परेशान कर रखा है, सुअरों ने बहुत परेशान कर रखा है, भालुओं ने बहुत परेशान कर रखा है। तो आदमी को ये लगता है कि मैं मतलब पहाड़ का काम करना तो बहुत टफ है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। सीढ़ीदार खेत हैं, बहुत टफ काम करना पड़ता है। उस टफ काम करने में हमें कोई फ़ायदा ही ना मिले, हमारे घर में कोई चीज़ पैदा ही ना हो, डंगर हैं तो उनको बाघ खा के चले जाए, यदि फसल लगी उसको बंदर खा जाए, तो स्वाभाविक है कि मैं काम करने में निष्क्रिय हो जाऊंगी। तो ये इसका कभी दोष सरकार का है। क्या इसका एक बड़ा कारण ये नहीं है कि जो कंट्रोल के माध्यम से राशन, वो तो है ही। वो तो उन्होंने 5 किलो चावल और ये देख के तो उन्होंने उनको निष्क्रिय तो बहुत ज़्यादा निष्क्रिय किया। उन्होंने इतना निष्क्रिय कर दिया कि अब वो जो थोड़ा बहुत घर के सामने गांव में बोलते सगोड़ा होता है दौड़, वो भी नहीं कर रहे हैं। वो एक गाय नहीं पाल रहे हैं, नहीं तो गाय पालने से कुछ नहीं, तो दूध मतलब इस राज्य बनने के बाद थैली सिस्टम हो गया। थैली भी नहीं हो गया। मैं तो अपने मायके गई थी अभी 2 साल पहले, पूजा थी तो मैं गई, तो थैली भी नहीं है, चाहे कि पाउडर का सिस्टम हो गया है। पाउडर ला रहे उसी को घोल रहे, जबकि पहाड़ में कभी ऐसा हुआ ही नहीं है। सब चीज़ हुई है, चाहे वो राशन का फ्री देना, लोगों को ढोलक चिमटा बांटना, काम में ना करने देना, मतलब उनके दिमाग में ये, और खेती बाड़ी। अब उसके बाद फिर बाघ का भी जो पूरा आतंक है, बंदरों का आतंक है, पूरे जानवरों का उस तरह का आतंक है। तो उससे आदमी, आपको क्या लगता है पहाड़ के परिप्रेक्ष्य में कि जानवरों का आतंक बढ़ा है या पर्वतीय क्षेत्रों में हमारी जो मानवीय सभ्यता है उसकी चहल पहल कम हुई है? हमारी आबादी कम हुई है या उनकी आबादी बढ़ी है? हमारी आबादी कम होगी, उनकी आबादी बढ़ेगी। हाँ। उनकी इसलिए बढ़ी है, मतलब गांव में यदि कोई है, देखो पहले जानवर पहले भी थे जी। ऐसा नहीं है, हम तो नहीं जानते, पर ऐसा कहते हैं हमारे पूर्वज। हाँ। कि जो हमारे साथ महिलाएं हैं जो गांव से यहाँ आई हैं, वो कहते हैं जानवर पहले भी थे, लेकिन तब गांव में लोग रहते थे, लोग खेती बाड़ी करते थे। जंगल जाएंगे तो 4 औरतें जंगल जाती थी, हल्ला मचा के, ढोल बजा के, मतलब कनस्तर बजा के, जो भी जाए खेती बाड़ी के, तो भाग जाते थे जानवर। सबसे बड़ा खतरनाक होता है वो इंसान ही होता है। इंसान से बढ़कर खतरनाक कुछ नहीं है दुनिया में, सबसे बड़ा खतरनाक इंसान ही है। तो वो उसको देख के डर के मारे भाग जाते थे। लेकिन आज पहाड़ में कोई है ही नहीं। देखो स्कूल नहीं होंगे। मैं यदि आप अपने बच्चों को बाहर पढ़ाना चाहेंगे तो मैं भी चाहूँगी, चाहे मैं मजदूरी करूँ गाँव में बैठ के, मैं चाहे वो 1 दिन की 100 रुपये दिहाड़ी लूँ, लेकिन मैं चाहूँगी मेरे बच्चे बाहर पढ़े। ये रहा है कि आपने कोई सुविधा ही नहीं, मतलब स्कूल सारे बंद हो गए। मतलब जिस गांव में एक स्कूल होता था और उसके साथ 2 टीचर होती थी, उस गांव में 2 टीचर है तो 2 किराए भी देंगी, उनका एक आर्थिक भी होता था, और बच्चे वहीं पढ़ते थे नज़दीक। स्कूलें बंद हो गई है, मतलब एक बच्चा है तो 4 टीचर है। तो ये स्थिति तो पूरे पहाड़ के अंदर है, स्कूलें सब बंद हो गई हैं। तो जब स्कूलें बंद होगी तो कौन नहीं चाहेगा अपने बच्चों को पढ़ाना? सभी चाहते हैं कि मेरी औकात यदि गाँव से, मैं पौड़ी की हूँ, गाँव में नहीं पढ़ा तो मैं पौड़ी में आ जाऊँगी। जिसकी औकात पौड़ी से देहरादून की वो देहरादून आएगा, जिसकी औकात देहरादून से दिल्ली वो दिल्ली जाएगा, और जिसके औकात दिल्ली से बाहर जाए वो बाहर जाएगा। तो आपने ऐसी स्थिति पैदा कर दी है। मतलब राज्य बनने के बाद ही क्यों पैदा हुई है ऐसी स्थिति? ये सोचने का विषय कि राज्य बनने के बाद ही क्यों इतना प्लान हुआ है, राज्य बनने के बाद ही क्यों पूरा पहाड़ खाली हुआ है।
आपने ऐसी सुविधाएं क्यों नहीं दी? मतलब आदमी की हम भाई पहाड़ क्यों 80% महिलाएं आंदोलन में आई थी? वो इसीलिए आई थी कि मैं गांव के गांव में रहूँगी, मेरा बच्चा मेरे पास ही रहेगा, मेरा बच्चा बाहर नहीं जाएगा। कोई नहीं चाहता मेरा बच्चे को बाहर भेजना, सब चाहते कि यहीं पे एक रोज़गार मिल जाए, यहीं पढ़े लिखे और अपने घर बार को देखे। लेकिन आपने ऐसी स्थिति पैदा कर दी कि सब पहाड़ छोड़ के निकल गए और बड़े बड़े उद्योगपति वहाँ पे ज़मीन खरीद के होटल बनाने की उसमें। तो आपने, इसका मतलब ये है कि आप हमें वहाँ से निकाल के बड़े उद्योगपति को, देखिए पहाड़ दिखने में सुंदर है, आब हवा बहुत अच्छी है, पानी वहाँ का बहुत स्वच्छ है, पेड़ पौधे वहाँ हैं, फल वहाँ जंगलों में भी चल जाओगे तो कितना भी गरीब घर का होगा जंगलों में तब भी तुम्हें फल मिल जाते हैं। कितना भी गरीब होगा एक गाय पाल के तब भी दूध बेच के अपना पेट पाल लेगा, कुछ नहीं करेगा, अपने मंडुआ झोंगार तो पका के खा ही सकता है वो व्यक्ति। लेकिन आपने हमें इतना इस पहाड़ को खाली कर दिया कि आप पूरे मतलब ये बड़े बड़े बांध, मैं तो बहुत पहले ही कहती थी बड़े बड़े बांध बनने में सरकार का बहुत बड़ा षड्यंत्र है ये, कि बड़े बड़े बांध बनाएंगे और ये सब उठ के बाहर चले जाएंगे। फिर पहाड़ को तुम आज नहीं 20 साल बाद देखना, पहाड़ जगमगाएगा, पहाड़ फर्स्ट क्लास होटल होंगे, फर्स्ट क्लास वहाँ पे ये जितने टूरिस्ट रहेंगे, लेकिन हम नहीं रहेंगे, पहाड़ के लोग नहीं रहेंगे, बाकी सब रहेंगे वहाँ पे। ये स्थिति इन्होंने राज्य बनने के बाद बहुत तेज़ी से करी है, मतलब धीरे नहीं करी है, बहुत तेज़ी से बढ़ा है। और आज पहाड़ की जनसंख्या देख लीजिए तो आप अब चुनाव, अब इसके बाद जो चुनाव होंगे जनसंख्या के आधार पर होने वाले हैं। ठीक, हम कहते थे क्षेत्रफल के आधार पे, हमारा घर तो ऐसा होता है ना, 4 यहाँ होंगे तो 4 वो दूर होंगे, 4 वो दूर होंगे, लेकिन आपने जनसंख्या के हिसाब से कर दिया तो स्वाभाविक है कि पहाड़ के अंदर कोई सीटें ही नहीं आएंगी, सीटें कम हो जाएंगी, सारे तो लोग बाहर आ गए। वैसे तो उत्तराखंड का जो है आपका महिला मंच, उत्तराखंड महिला मंच वैसे तो चुनाव की राजनीति पर विश्वास नहीं करता या चुनाव की राजनीति में भागीदारी नहीं करता, लेकिन अगर आपको सत्ता में आने का मौका मिलता या फिर कोई ऐसा दल जिसे कि महिला मंच समर्थन करता उत्तराखंड की राज्य सत्ता में आता, तो आपके पास क्या परिकल्पना है उत्तराखंड के स्वरूप को सुलझाने की, एक उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी के सपनों का उत्तराखंड बनाने के लिए आपके मस्तिष्क में या उत्तराखंड महिला मंच के पास ऐसी कोई परिकल्पना है? हाँ बिल्कुल, हम लोग बहुत कुछ तो नहीं है, लेकिन बहुत कुछ है भी हमारे अंदर, क्योंकि नहीं है, मतलब पहले बहुत कुछ नहीं था, तो इसीलिए हमने कभी भी सत्ता की तरफ कभी हम नहीं गए। हमने संघर्ष की राजनीति को ही पनपाया और संघर्ष ही करते रहे। हमने कहा संघर्ष से ही हम पूरा बदलाव करेंगे, ये हमारे अंदर धारणा थी, क्योंकि हमने कहा हम संघर्ष से हमने राज्य लिया, संघर्ष से हमने नाम बदला, तो हमने सोचा से संघर्ष से हम राजधानी भी लेंगे और तमाम चीज़ें संघर्ष से लेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। जो स्थिति हमारे पास बिल्कुल हम लोग का, मैं कह रही कि हम लोगों का, इसीलिए कह रही कि उत्तराखंड महिला मंच की जो महिलाएं हैं, इसीलिए कह रही कि वो राजनीतिक रूप से हम उनको परिपक्व करते हैं, इसीलिए कह रही हूँ कि हम लोगों की बातचीत जो होती है पूरे राज्य को। नहीं, जैसे आपने शराब की समस्या बताई, देखिए आपने भी वो समय देखा होगा, मैंने भी वो दौर देखा है जबकि उत्तराखंड में शराब बंद थी, लेकिन उस समय कमला दीदी तो उसमें पूरे आंदोलन में रही, लेकिन उस समय टिंची और एक और होता था सुरा, टिंची और सुरा उस समय पहाड़ में घर घर पहुंचती थी। ठीक, उसके बाद हमने वो दौर देखा जबकि शराब की दुकानें लाइसेंसिंग के तौर पर नहीं चल रही थी, लेकिन एक अलग माफिया का नेटवर्क खड़ा था। बिल्कुल था। खनन का हमने वो दौर देखा उत्तराखंड का राज्य बनने से पहले, जबकि पौंटी चड्डा को पूरा एक नदियों का कारोबार दे दिया गया। आज खनन राजस्व का एक उचित स्रोत उत्तराखंड सरकार के पास है और वैधानिक रूप से खनन हो रहा है। ठीक, इसी तरीके से पुलिस और प्रशासन, जैसे आपने कहा कि आंदोलनकारी का आज भी उत्पीड़न है, तो वो एक कानूनन और विधिवत एक व्यवस्था है। तो आपके पास क्या उत्तराखंड महिला मंच ने कभी इस बारे में काम किया है कि अगर हम शराब बंद करेंगे तो उसका हमारा ये प्रोसीजर होगा? हमने शराब बंदी में हम और चीज़ों में नहीं, लेकिन नशे को लेके हमने ये कहा है कि शराब पूर्णतः बंद नहीं हो सकती है जी, स्वाभाविक है कि, पर हम ये चाहते थे सरकार से कि यदि इस एरिया में यदि 4 दुकानें हैं जी, तो आप उस एक दुकानों को आप हर वर्ष कम कीजिए। एक, और जिस क्षेत्र में महिलाएं आंदोलन कर रही हैं, जिस क्षेत्र में लोग ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ शराब
नहीं बिकनी चाहिए, उस क्षेत्र को कम से कम आपको बंद कर देना चाहिए। लेकिन शराब के विरोध के आंदोलन के उसमें हमने एज ए पत्रकार, मैं आपसे कह रहा हूँ, ये कई बार देखा है कि आपके नाम ठेका हुआ तो इस गुट ने विरोध कराने के लिए कुछ महिलाओं को पैसे दिए और विरोध शुरू हो गया, इसके नाम ठेका हुआ तो इस गुट ने शुरू कर, वो एक जो गुटबाजी की राजनीति और आर्थिक लड़ाइयाँ हैं वो कहीं ना कहीं आंदोलन के लिए कंधे पे बंदूक रख के तैयार की जाती है। देखिए ऐसा है ना कि बिल्कुल हुआ है, हमें भी हम भी बाद में जानते हैं कि ऐसा भी हुआ है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि यदि आप मजबूत रहे, सत्ता मजबूत रहे और वो अपने पे दृढ़ निश्चय करे कि हमें यहाँ पे नशे को लेकर के जो लोग विरोध कर रहे हैं, देखा ऐसा नहीं है कि सरकार उसके पीछे जांच नहीं कर सकती, सब कुछ कर सकती है। सरकार के पास सब हथकंडे होते हैं, ऐसा नहीं कि हथकंडे नहीं होते हैं, वो सब कुछ कर सकती है। नहीं, जैसे इसी पे मैं आपको टोकता चलो, शराब सरकार का वैध कारोबार है, लेकिन आज वर्तमान जो प्रदेश की समस्या है या देहरादून की समस्या है और नैनीताल जैसे, वो शराब से कहीं ज़्यादा स्मैक, हेरोइन, चिट्टा, जो ये सूखे नशे हैं, जो सूखे नशे हैं, और इनका एक पूरा नेटवर्क है जिसमें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि पुलिस प्रशासन की मिलीभगत, सब मिले हुए नेताओं की मिलीभगत है, लेकिन इन नशों से सरकार को किसी भी प्रकार का कोई राजस्व प्राप्त नहीं हो रहा है, इसलिए इनमें सरकार की कोई दखलंदाजी नहीं है। उसके बावजूद ये नशे बदस्तूर और विरोध के, जनता के विरोध के बावजूद चल रहे हैं, तो इसको रोकने के लिए महिला मंच के बाद क्या? ऐसा है ना कि ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। आप कैसे बात कर रहे हैं? मैं यहाँ देखो, पहले यहाँ पे ये सूखा नशा नहीं आया था ना, बिल्कुल नहीं था, मतलब कोई रहा होगा एक आधा, कोई अफीम उफीम इस तरह का रहा होगा, हमने तो नहीं देखा अपनी इस उम्र, देहरादून में खासतौर पे हमने नहीं देखा। शराब को देखा, और शराब बिकती थी देहरादून में तो जब से मुझे लगता है कि जब से ये एजुकेशन हब बना है। सूखा नशा आया कहाँ से है? ऐसा देखो, किसी भी जगह से आता है, बॉर्डर से आता है, तो बॉर्डर में कौन लोग हैं हमारे? देखो ऐसे पुलिस की क्या हिम्मत है कि वो सूखा नशे को यहाँ पे बेचने दे, जब तक सरकार का उसमें उनको ढील ना हो। तो ऐसे में मान ही नहीं सकते। सरकार नहीं नेता, सरकार वही हुई, सरकार नेता सरकारी तो हुई। अब क्या हम किसको कहेंगे? हम सरकार को कहें। देखो, बिना सरकार के कोई भी काम इस राज्य के अंदर, इस देश के अंदर संभव नहीं है। यदि लगता है कि वो बिना सरकार, मतलब सरकार नहीं कर सकती, मतलब संभव है, तो फिर तो हमें सत्ता में बैठने का भी कोई हक नहीं है। यदि तुम्हारे राज में तुम सत्ता में हो बैठे हुए, मतलब तुम्हारे पास सब कुछ है, तुम्हारे पास ऐसा नहीं है कि तुम्हारे पास सब हथकंडे हैं, उसके बाद देखिए अब तो स्थितियां बदली है ना पिछले 10 सालों में। जिस देश का प्रधानमंत्री लोकसभा में खुद को असुरक्षित महसूस करता हो भाषण देने आने में, तो वहां आप कैसे कह सकते हैं कि सरकार में सब कुछ संभव है? नहीं, ये देखिए, ये सब वो वाली बातें हैं। ये तुम आदमी, मैं अपने को प्रचार करती हूँ कि मैं असुरक्षित हूँ, ये तो फिर तो इसका मतलब तुम्हारी कामयाबी बेकार, फिर तो आप सत्ता में रहने के हकदार ही नहीं है। यदि आप ही सुरक्षित नहीं हो, यदि मैं घर की बड़ी हूँ, अब मैं सुरक्षित नहीं हूँ, तो फिर मुझे तो उस घर से त्याग पत्र दे देना चाहिए। इसका मतलब मेरे बच्चे फिर कभी भी सुरक्षित नहीं रहेंगे। जब मैं सुरक्षित नहीं हूँ, मैं अपनी सुरक्षा नहीं कर पा रही हूँ, इसका मतलब मैं कामयाब नहीं हूँ। आपसे यही सुनना चाहता, मैं इस पर यही कह रहा हूँ, मैं कामयाब नहीं हूँ ना। आप महिला मंच के रूप में एक सामाजिक संगठन से जुड़ी हुई हैं, ठीक? आपने अभी कहा कि आपके बच्चों के प्रति आपका दायित्व है, बिल्कुल ठीक। तो क्या महिलाओं के माध्यम से मैं सरकार को, पुलिस को या किसी प्रशासन को या किसी नेता को दोष देने की जगह, क्या महिला मंच एक सामाजिक संगठन के रूप में इस प्रकार की कोई गतिविधि नहीं कर सकता है कि माएँ अपने बच्चों को रोकने के लिए एक नीतिगत आंदोलन जो चूल्हे से शुरू हो? देखिए, ऐसा है कि आप ये कह रहे हैं ना कि मेरे घर में जब टीवी, मैं मोबाइल नहीं था ना जब हमारे पास जी, तो हम मोबाइल यूज़ नहीं करते थे, ठीक है ना। टीवी नहीं था, बाजार में नहीं आया टीवी, तो हमने भी टीवी नहीं लिया। देहरादून में फ्रिज जैसी कोई चीज़ नहीं थी, तो हमारे घर में भी फ्रिज नहीं था। लेकिन जब परोसा है आपने, हमारे पे फ़ोन परोसा है आपने हमें, तो आज हम बिना फ़ोन के रह नहीं पा रहे। आपने हमें टीवी परोसा है कि आप टीवी ले, पहले वो टीवी, दूसरा टीवी, फिर ये मिला, अब तुम सीटी कैमरा भी हमारी जरूरत होगी। टीवी में ही मैं एक चीज़ आता हूँ, आज भी ऐसे कई परिवार हैं जहाँ के हाई स्कूल और इंटर के इम्तहान देने वाले बच्चे होते हैं,
तो माएँ उन परिवारों में घर में टेलीविज़न को पूरी तरह बंद करवा देती बिल्कुल करती होती हैं। तो क्या, मैं इसी पर आ रहा हूँ कि क्या मातृशक्ति के रूप में महिला मंच का ये दायित्व तो नहीं है कि हम सरकार की जगह, क्योंकि आपसे मैंने अभी एक वो किया था तो आपने कहा था कि लगभग 2000 महिलाएं हमसे यहाँ जुड़ी हैं, क्या वो 2000 महिलाओं को अगर हम एकजुट करके सड़क पर ले आए और हर महिला का अगर हम एक बच्चा में आने तो 2000 बच्चे अगर हम नशे से बचाने वाले तैयार वॉलंटियर तैयार करें, तो क्या ये संभव नहीं है कि देहरादून में नशा 2 दिन में खत्म हो जाए? देखिए ऐसा है कि आप कह रहे हो ना, आप घर के अंदर अपने बच्चों पे कंट्रोल कर सकते हो। देखिए मैं, मेरे बच्चे हैं, ये एक सामाजिक जिम्मेदारी की बात है। बिल्कुल जिम्मेदारी है, मैं उसको कहीं नकार नहीं रही हूँ कि जिम्मेदारी नहीं है, बिल्कुल जिम्मेदारी है। ऐसा भी एक रास्ता है, ये भी एक रास्ता है, लेकिन यही रास्ता नहीं है, यही रास्ता नहीं है। क्योंकि मैं अपने घर के अंदर अपने बच्चों को, मेरी बात सुन, एक चीज़, मैं घर के अंदर अपने बच्चों को सुबह सब्जी बनाती हूँ, रोटी बनाती हूँ, मैं फास्ट फूड नहीं दे रही हूँ, ये नहीं दिन में दाल बना रही हूँ, चावल बना रही हूँ, रात को रोटी, ये तो मैं घर में करी, मेरे बस में तो यही है ना। मैं अपने घर के अंदर उनके साथ कहूँगी टीवी इतना मत देखो, मोबाइल इतना मत देखो, ये मैं, लेकिन बच्चा तो बाहर जा रहा है ना, बच्चा स्कूल जा रहा है, तो कैसे हम नहीं, आप सिर्फ घरेलू महिला नहीं ना, नहीं, आप एक राजनीतिक मैं अपनी बात नहीं कर रही, नहीं, मैं महिला मंच की बात कर रहा हूँ। नहीं, मैं महिला मंच की भी नहीं ना, मैं महिला मंच किससे, महिला मंच एक आम महिला है ना, वो तो वे सभी महिला। मैं ये कह रही हूँ कि आप अपने बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं, आप स्कूल भेजने में हमें क्या, स्कूल में कैंटीन भी है, ठीक है, आप कैंटीन में क्या परोस रहे हो, फास्ट मैगी भी मिलती है। मैं आपकी बात से हर बात से पूरी तरह सहमत हूँ। मैं ये नहीं, मैं आप पे जिम्मेदारी नहीं, मैं जो कह रहा हूँ, आप एक सेकंड मेरी बात सुनिए, मैं आपकी बात से जो आप कह रही हैं मैं उससे पूरी तरह सहमत हूँ, मैं आपकी बात पूरी तरह समझ भी रहा हूँ। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि क्या महिला मंच ने, क्योंकि आपकी बैठकें होती हैं, क्या महिला मंच ने पूरे प्रदेश स्तर पर एक ऐसा आंदोलन खड़ा नहीं करना चाहिए जो कि सिर्फ धरने और प्रदर्शन तक, कि हमने गांधी पार्क में धरना कर लिया, या आपने जो है कहीं चौराहे पे धरना कर लिया, या कहीं हमने जुलूस निकाल लिया, रैली निकाल ली, उसके स्थान पर महिला मंच से जुड़ी हुई तमाम महिलाओं को लेकर हम इस स्तर पर जागरूक करें कि हमारी जो नई पौध है, जो हमारी पीढ़ी, नई पीढ़ी है, जिसमें आपकी हो सकता है अगर आपके बेटे की वो है तो बहू और उससे अगली पीढ़ी भी शामिल हो रही हैं, उनको नशे से दूर करने के लिए हम सामाजिक रूप से जागरूक करते हैं। समाज, जैसे अभी कुछ गांवों में, आपने उत्तराखंड के कुछ गांवों में बड़ा सीमित स्तर है, ये हो रहा है कि भाई सामाजिक कार्यक्रमों में शराब की भागीदारी, जो शराब का सेवन करने वाले और नॉनवेज का सेवन करने वालों को हम सामाजिक रूप से बहिष्कृत करेंगे। तो क्या इस प्रकार का कोई आंदोलन महिला मंच द्वारा पूरे प्रदेश स्तर पर, क्योंकि आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आपने कहा आप चुनाव की राजनीति से थोड़ा हट करें, तो क्या एक पूरे प्रदेश स्तर पर ऐसा आंदोलन महिला मंच द्वारा नहीं चलाया जा सकता जो कि इस प्रदेश के को सूखे नशे से दूर हटाने के लिए कार्य करे? और अगर आप ऐसा कुछ आह्वान करती हैं तो मुझे लगता है कि महिला मंच का लेवल एक बार पुनः आगे ऊपर बढ़ेगा। बिल्कुल, इसमें कोई बिल्कुल होना चाहिए, और हम करते भी हैं। भी हम नशे को लेकर के हमने मोहल्ले मोहल्ले में रैलियां करी है, हमने मोहल्ले मोहल्ले में यंग बच्चों को अपने साथ रैली में, छोटे छोटे बच्चों को, इतने बच्चों को हम रैलियों में लेके गए हैं। मतलब हमने वो बात अलग है कि मीडिया कितना उसको कवरेज करता है, उससे हम नहीं जाते, लेकिन हमने रेस कोर्स की मलिन बस्तियों में हमने घर घर वहाँ पे जनसभा करना, उन मोहल्ले की जो बस्ती है उनके जो शराब पीने वाले ड्रग, उनको बैठ के उनके साथ बातचीत करनी, ये हमने प्रक्रिया 2 साल से हमारी ये प्रक्रिया चल रही है, ऐसा नहीं कि। लेकिन जहाँ तक शादी की बात है, बिल्कुल हमें करना चाहिए। मैं खुद, मैंने अपने दोनों बच्चों की शादी करी है, मैंने अपने घर में कोई मतलब जिसको कॉकटेल जैसे शब्द कहते हैं हमने नहीं यूज़ किए। मैंने अपने घर में जो खाना बनाने वाला जिसने हलवाई था, उसकी हिम्मत नहीं हुई कि मेरे से वो बोतल मांग ले। एक जो छोटा सा बर्तन मांगने वाला था वो आया तो, लेकिन जो मेरा ठेकेदार था उसने कहा कि इनसे मत मांगना, तुमकी ये नहीं देंगे। मैं तो शादी के दिन, जिस दिन न्यूतेर होते उस दिन लोग बैठे, बहुत से लोगों ने ये भी कहा कि उनके शादी में जाने से फ़ायदा क्या है, वो तो मतलब इस तरह का खिलाते पिलाते। लेकिन मैं बिल्कुल कह रही घर से भी शुरू करना चाहिए, और मैंने तो अपने घर से शुरू किया। मैंने दोनों बच्चों की शादी बिल्कुल, कोई कह दे हमने बिल्कुल घर में नशे की जैसी कोई चीज़, ना मीट ना शराब। मैं आपको यहीं पर एक वो कहता हूँ कि अभी जब हमने इस पहाड़नामा को प्रारंभ किया था, तो हमारे शुरुआती दौर के इंटरव्यू में एक छात्र नेता हैं, उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दौरान के छात्र संघ अध्यक्ष रहे हैं, जगमोहन बगड़वाल,
हल्द्वानी के। तो जगमोहन बग्गरवाल से हमारी बात हुई थी, तो उन्होंने नशे को लेके कई बातें की थी और उनका ये कहना था कि अगर उत्तराखंड के नशे को लेकर कोई सामाजिक आंदोलन होते, उन्होंने बहुत बड़ी बात कही थी और मुझे वो अभी भी याद है कि अगर उत्तराखंड में ये सूखे नशे को लेके इसमें वगैरह को लेकर कोई आंदोलन होता है तो उन्होंने अपनी इन 20-25 वर्षों में जो पेंशन मिली है, उन्होंने कहा कि मैंने आज तक बैंक से नहीं निकाल रखी है, मैं उस पूरी पेंशन को और भी पैसे को, जो मेरे पास और भी पैसा है, इस पूरे आंदोलन के लिए लगाने को तैयार हूँ। और मुझे लगता है कि महिला मंच जैसा एक बड़े सरोकारों वाला संगठन जिसका कि पूरे प्रदेश में एक वजूद है, वो अगर इस तरीके के सामाजिक आंदोलनों में आगे आता है तो न सिर्फ महिला मंच का एक सामाजिक सरोकार बढ़ेगा, बल्कि आपको आने वाली पीढ़ियां एक प्रदेश के सुरक्षा के लिए काम करने वाली संघर्षित महिलाओं के रूप में जानेंगी। और उसके लिए अच्छा, और जहाँ तक उस दिन भी ये सवाल आया था, ये मैंने कहा था कि एक बच्चा जो देहरादून शहर में पढ़ने के लिए किसी बाहर से आता है, ठीक, उसे 3 महीने के लिए अंदर, 2 महीने के अंदर या 6 महीने के अंदर ये पता चल जाता है कि देहरादून में कहाँ कहाँ नशा बिक रहा है, अगर वो नशे से जुड़ा हुआ है तो। बिल्कुल ठीक। तो हम इस शहर में जब पिछले 20-25 साल से, बल्कि आप 50 साल से रह रही हैं, तो क्या हमें ये पता नहीं कि नशा शहर में कहाँ कहाँ बिक रहा है? बिल्कुल, क्यों नहीं पता है ना? पता है। तो अगर हम जागरूक होकर, हम ऐसे संगठन जो है जागरूक होकर उस नशे को व्यक्तिगत स्तर पर रोकने के प्रयास करें। भाई देखिए, हमने शराब विरोधी आंदोलन में हम भी भागीदार रहे हैं, मैंने भी व्यक्तिगत भागीदारी की है। तो हमारा बड़ा आसान सा तरीका होता था कि जहां 20 औरतें अगर दुकान के आगे बैठ गईं तो उस इलाके के जो पुरुष थे, अब तो कुछ बेशर्मी बड़ी हैं, लेकिन उस समय पुरुष जो है ऑटोमेटिकली दुकान से शराब खरीदने जाते नहीं थे। नहीं जाते और वो ठेकेदार की सबसे बड़ी परेशानी थी। हाँ, बिल्कुल ठीक, क्योंकि उनका चिन्हीकरण हो जाता था, भले ही आप शराब की दुकान से 500 मीटर दूर बैठाएं, लेकिन उस शराब की दुकान जाने वाले का इस प्रकार से सामाजिक बहिष्कार होता था कि शराब की दुकान में जाने वाले लोगों की संख्या अचानक कम हो जाती थी। तो क्या ये संभव नहीं है कि महिला मंच जैसा जन सरोकारों से जुड़ा संगठन इसमें, या और जो सूखे नशे बिकने बेचने वाले लोग हैं उनके इर्द गिर्द अगर इस प्रकार का, देखिए पुलिस प्रशासन का कार्य पुलिस प्रशासन, वो तो एक अलग मैटर है। नेताओं का काम नेताओं की जगह है। नेता ने चुनाव लड़ना है, बिल्कुल, बिल्कुल। चुनाव लड़ने वाले ने चुनाव लड़ने के लिए वोट लेने को 1000, 2000, 5000 रुपए पर हेड देने हैं, तो उसे पैसा चाहिए, तो वो इन सामाजिक बुराइयों को बढ़ावा दे सकता है, लेकिन आपको चुनाव नहीं लड़ना। तो क्या यह संभव नहीं है? बिल्कुल क्यों नहीं है संभव? तो क्या मैं ये इस पॉडकास्ट के माध्यम से या अपने इस शो के माध्यम से ये आपसे आश्वासन मिल सकता है मुझे कि महिला मंच आदरणीय कमला पंत जी के साथ मिलकर उत्तराखंड के राजनीति में एक नया अध्याय लिखेगा और नशे के जो है खिलाफ एक बड़ा आंदोलन बिल्कुल हम इस प्रकार से शुरू करेंगे कि जिसमें नशा बेचने वालों को चिन्हित किया जाए। बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल। हम यहाँ पे ये भी आश्वासन देना चाहते हैं कि बिल्कुल हम करेंगे। नशे को लेकर के हमारा टारगेट भी है, हम चाहते भी हैं कि यहाँ का युवा नशे से बर्बाद हो रहा है। जिसका युवा नशे से बर्बाद हो वो राज्य कभी भी सीढ़ियाँ, सफलता की सीढ़ियाँ नहीं कर सकता है, क्योंकि बच्चा तो लिप्त है उसमें, नशे में लिप्त है। तो इस नहीं, बिल्कुल हम आपको आश्वासन दे रहे हैं और हम इस पे बिल्कुल काम करेंगे। हम बिल्कुल चाहेंगे कि हम जगह जगह पे जहाँ पे नशा बिकता है या वहाँ मोहल्ले के लोगों के साथ बातचीत कर करके, उनके यंग बच्चों के साथ, चाहे कॉलेजों में हमें बातचीत करनी पड़े, चाहे हमें कॉलेजों में डिबेट करानी पड़े, इंस्टीट्यूटों में डिबेट करानी पड़े, हम इस पर बिल्कुल काम करेंगे। ठीक है, धन्यवाद आपका बहुत। आपने यह आश्वासन दिया और मैं चाहूँगा, हालांकि हम आज तक कभी अपने पॉडकास्ट में नहीं कहते कि आप इसे आगे शेयर करें और आगे बढ़ाएं, लेकिन मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि आप इस हमारे पॉडकास्ट को आगे तक अपनी महिलाओं तक भेजें, ताकि ये मैसेज जाए कि महिला मंच अब सूखे नशे के खिलाफ एक आंदोलन के लिए तैयार है और हम इन नशा बेचने वालों के खिलाफ एक संयुक्त मुहिम चलाएंगे, नशे को बेचने वालों को चिन्हित करेंगे और उन्हें जनता के सामने बेनकाब करेंगे, ताकि अपने इस पर्वतीय राज्य को और इस देवभूमि को नशे से बचाया जा सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। जय हिंद।